नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लव जिहाद के मामले पर कानून बनाने का समर्थन किया है। सीएम का कहना है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ने वाले अपराधों को दर्शाया है। ऐसे में लव जिहाद कानून बेहद अनिवार्य है। जो घटनाएं होती रहती हैं, इतिहास बनता रहता है, उसमें से कभी कभी आचार संहिता बनानी पड़ती है। हमें, आपको ध्यान है कि नहीं, हमें कम से कम ध्यान है कि कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। आपका फरीदाबाद का वो घटनाक्रम, तो निकिता का तो आपको पता ही है कितना बड़ा विषय बन गया था। ऐसे बहुत विषय बनते हैं और बल्कि परिवार के बहुत लोग तो संकोच के कारण से, किसी कारण से परिवार की उनकी मानो उनकी छवि खराब ना हो, इसके कारण से बहुत शिकायतें करते भी नहीं हैं। शिकायत करते हैं, उसको वापस भी ले लेते हैं। वरना सैकड़ों की संख्या में, चाहे नूह है, चाहे गुड़गांव है, चाहे पानीपत है, चाहे यमुनानगर है, बहुत जिलों में घटनाएं मिली हैं हमको। और बहुत सी लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, दूर तक ले जाते हैं, और कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक समस्या है। इस समस्या के कारण से तनाव पैदा हो रहा है समाजों में। तो समाज के तनाव को कम करने के लिए, वो तो लोग कहते हैं इससे तनाव पैदा होगा, मेरा कहना है कि आज जो तनाव है उसको कम करने के लिए सामंजस्य, सौहार्द परिवारों में यानी समाजों में बना रहे, एक दूसरे के समाज में किसी प्रकार का ऐसा रोष प्रकट न हो। और धर्मांतरण करना कोई हमें कोई इसमें वर्जित नहीं है, यानी संवैधानिक एक अधिकार भी है धर्मांतरण। लेकिन धर्मांतरण लोभ से, लालच से, धोखे से, शादी के लालच से, विदेश भेजने के लालच से, नौकरी दिलाने के लालच से ये जो किया जाएगा तो ये समाज के लिए घातक है। इसलिए हमने इसको रोकने के लिए तुरंत हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा। कांग्रेसी विधायक रघुबीर कादियान की ओर से धर्मांतरण विधेयक की प्रतियां फाड़ने पर सदन में हंगामा हो गया था। कादियान ने सदन में जबरन धर्मांतरण विधेयक को फाड़ने को लेकर खेद प्रकट किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान का निलंबन निरस्त कर दिया गया है। अब वे बजट सत्र की शेष बैठकों में हिस्सा ले सकेंगे। कादियान के खेद प्रकट करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल सदन में निलंबन निरस्त करने का प्रस्ताव लाए, जिस पर सदन ने सहमति जताई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रघुबीर कादियान के निलंबन को गलत ठहराते हुए ये मुद्दा उठाया कि कादियान ने बिल की प्रतियां सदन के नेता के बोलने से पहले या बोलने के बाद फाड़ी है। इस बात की जांच के लिए वीडियो देखा जाए। इस पर सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया, अगर ये बात सत्य है कि मेरे बोलने के बाद आरएस कादियान ने बिल फाड़ा है, तो मैं फिर खेद व्यक्त करूंगा। आप अपने चैम्बर में वीडियो देख लें। उधर हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी है। मनोहर लाल सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित राज्य की तमाम अनियमित कॉलोनियों को नियमित करेगी। इसके लिए सरकार ने पुरानी पॉलिसी में बदलाव किया है। नई पॉलिसी के तहत अनियमित कॉलोनियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसी कॉलोनियां जिनमें 75 से 100% तक मकान बने होंगे, उन्हें सबसे पहले नियमित किया जाएगा। 50 से 75% तक बने मकानों वाली अनियमित कॉलोनियों को दूसरे चरण में और 25 से 50% तक बने मकानों वाली कॉलोनियों को तीसरे चरण में नियमित किया जाएगा। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रावधान पहले से है, लेकिन 2016 में कुछ नियम ऐसे थे जिनके लागू करने में अड़चन आ रही थी। तब यह व्यवस्था थी कि ऐसी कॉलोनियों को तभी नियमित किया जा सकता है जब संबंधित कॉलोनी में 50% प्लॉट बने होते थे। बीजेपी सरकार ने 2021 में इन नियमों में बदलाव किया है। अब 50% मकान बने होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे 5 लाख से ज्यादा छात्रों को पहले से लोड की गई पठन सामग्री और पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर युक्त और निःशुल्क इंटरनेट डेटा समेत टैबलेट मई 2022 तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार की ओर से सभी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि 10वीं से 12वीं का कोई भी विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित न रह सके।
इस कार्यक्रम से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करेंगे। दुष्यंत चौटाला पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की प्रवेश परीक्षा में पास हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने प्रवेश परीक्षा में 77 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल परिवार में पीएचडी करने वाले दूसरे शख्स होंगे। इससे पहले उनके पिता अजय चौटाला ने लोक प्रशासन में पीएचडी की है। पिछली दफा हुई परीक्षा में दुष्यंत चौटाला किसी कारणवश नहीं बैठ सके थे, मगर इस बार वे परीक्षा देने पहुंचे और उन्होंने 77 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैं तो आज, क्योंकि मैंने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एमएससी मास कम्युनिकेशन करी थी और पिछले दिनों मैंने देखा कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर डॉक्टरेट के लिए इश्तिहार निकला हुआ है, तो मैंने अप्लाई किया था। अभी तो एग्ज़ाम दिया है, पास होता हूँ वो तो आगे की बात है, एडमिशन होगा और उसके बाद जब तक थीसिस नहीं कंप्लीट होंगी, जब तक तो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, अगर एक प्रयास है। और मैंने अपने सांसद के टेन्योर में भी जहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLM करी थी, वही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एमए मास कम्युनिकेशन करी थी। और ये तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, आप लोग जर्नलिज्म में तो आ चुके, मगर शिक्षा को मत छोड़िए, तो जितनी आप ग्रहण करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को महिला दिवस के दिन प्रदेश का बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर सिरसा के कालावाली नगर की जनता का क्या कहना है, क्या कुछ सरकार से उनकी उम्मीदें हैं, ANB न्यूज पर आम नागरिकों ने बजट को लेकर अपनी बातें रखी। हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, उस पर आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से और क्या मांग करते हो? हमारी सरकार से यही उम्मीदें हैं कि आज जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई को नियंत्रण में करा जाए और जो मंडी मजदूर हैं, जो मंडी मजदूरों के जो वर्ग है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। आज जो महंगाई बढ़ रही है और जो मंडी के मजदूरों के रेट हैं वो बिल्कुल कम हैं और जो मंडी मजदूर हैं वो 3-4 महीने ही काम करते हैं, उसके अलावा वो बेले बैठते हैं। उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और उनको कम से कम 5,000 रुपया महीना बेरोजगार भत्ता दिया जाए। और ये महंगाई है, पेट्रोल डीजल और ये इनके दाम, चीनी और वगैरह इनके जो खाने पीने की सामान है इनका दाम कम किया जाए, महंगाई कम की जाए और गरीब मजदूरों की तरफ सभी ध्यान रखा जाए। उनको BPL कार्ड बनाए जाएं और उनको 200 यूनिट, कम से कम 200 यूनिट और जो और भी BPL कार्ड में जो सुविधा होती है उनको भी जो आधार पे, जो BPL कार्ड का आधार होता है, जो मान्यता होती है उसको हिसाब से, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मकान नहीं है, आज लाखों लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मकान नहीं है, उनके BPL कार्ड बनाए जाएं। ये है कि बजट अच्छा हो, सबके लिए हो। आज जो गरीब व्यक्ति अपने परिवार का जो पालन पोषण है बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर है, चाहे वो घी है, तेल है, और सभी में बहुत ज़्यादा महंगाई है। सरकार से यही एक विनम्र निवेदन है कि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए सोचा जाए। हमारे पत्रकार महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा जो जन जन की बात सारे सरकार तक पहुँचाते हैं। और सबसे पहले बात कहूँगा मैं, आयुष्मान जो रह गए कार्ड उनके वो दोबारा बनने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल कम होने चाहिए और बुढ़ापा पेंशन 5,000 होनी चाहिए। इतनी महंगाई हो चुकी है क्योंकि व्यापारी वर्ग पिस गया है। पहले कोरोना काल चला, उसमें भी व्यापारियों को कोई छूट नहीं मिली और अब भी नहीं मिल रही। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई को कम करे और व्यापारियों को कोई रियायत दे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल बजट पेश कर रहे हैं, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि इस बजट में विशेषकर व्यापारी वर्ग का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि व्यापारी वर्ग से ही राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति संभव है। जैसा कि कणक का, गेहूं का सीज़न है, कोई भी जिन्स है वो आड़ती के माध्यम से ही खरीदी जाए, जिसमें हमारे मज़दूर भाई काम में लगे हुए हैं, उनको वहाँ से रोज़गार मिलता है। और हमारे योग शिक्षक भी हरियाणा में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, सरकार उनके विषय में भी थोड़ा ध्यान दे। भी जो भी गरीब आदमी है, जो भी मजदूर है, उसको कम से कम
उसको ज़्यादा नहीं तो 5,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाए और उसका मतलब कि रोज़गार के हिसाब से उसे कोई ना कोई ऐसा रोज़गार योग्यता के आधार पर उसको रोज़गार देना ज़रूरी है और बिजली पानी फ्री कर देना चाहिए। यही मैं मांग करता हूँ। विधानसभा में हमारे जो विधायक हैं इस आवाज़ को जरूर उठाएं। हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश। हरियाणा के जिला नूंह के कई गांवों की खारे भूजल की समस्या के समाधान के लिए कृषि विभाग के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल से परामर्श मांगा गया है। CSSRI की सिफारिश के अनुसार इन गांवों में सतही नलकूप लगाने की परियोजना जल संसाधन विभाग तैयार कर रहा है और इसे 31 मार्च 2022 से पहले अनुमोदन के लिए विभाग के स्थायी तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाएगा। कृषि मंत्री JP दलाल मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इन गांवों में आवश्यकता के अनुसार बिजली और डीजल पंपिंग सेट लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। JP दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार इस विषय को उठा रही है और अगर दिल्ली में इस पानी को शुद्ध किया जाए तो इस समस्या का हल किया जा सकता है। वहीं बात फतेहाबाद जिले की करें तो फतेहाबाद जिले के नगर रतिया के सामान्य अस्पताल में PPP प्रणाली के तहत अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही है और ये 6 महीने में शुरू होना संभावित है। हालांकि वर्तमान में इस अस्पताल में ब्लड बैंक सुविधा उपलब्ध करवाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। हरियाणा विधानसभा में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लिखित में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दिया। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय के भूमि पूजन समेत 78 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात दी। CM मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संग्रहालय स्वामी ओमानंद सरस्वती के गौरवमयी जीवन को समर्पित है। वहीं झज्जर गुरुकुल कॉलेज के वार्षिकोत्सव में CM मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सभी गुरुकुल में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि उनका बिजली का खर्च कम हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुकुल और स्कूलों की शिक्षा के समन्वय पर जोर दिया। इसके अलावा बहादुरगढ़ शहर में नवनिर्मित बस स्टैंड और जिले के 2 गांवों में नए स्कूल भवन का उद्घाटन कर CM ने जिलावासियों को समर्पित किया। अब जो संग्रहालय होते हैं, ये जो भी चीजें उसमें रखी जाती हैं, ये उस काल की कहानी उसको बताते हैं। उस कहानी में से समझ में आता है उस समय समाज कैसा रहा होगा, क्या विचार रहा होगा, क्या व्यवस्थाएं रही होंगी, कैसा रहन सहन रहा होगा। उस कहानी को एक संपदा के रूप में हम एक जगह रखते हैं। नई पीढ़ी उसको देखती है, देख करके उसमें से प्रेरणा प्राप्त करती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। आज ये जो संग्रहालय छोटा भी स्वरूप होगा, लेकिन यहाँ कितने विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए, शोध करने के लिए, MPhil करने के लिए, MA करने के लिए, PhD करने के लिए बहुत से आते हैं। आकर के यहाँ की जानकारियां लेकर के जाते हैं। जब वो स्थापित हो जाएगी कुछ वर्षों में, तो टूरिज्म बढ़ेगा। देश और दुनिया के लोग ऐसी प्राचीन चीजों को देखने के लिए दूर दूर जाते हैं। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो इस इलाके की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, लोगों को व्यवसाय मिलेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए इस पुरातत्व विभाग का ये जो संग्रहालय है, इसके बनने पर भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। स्वामी जी ने गुरुकुलों की बिजली की व्यवस्था की बात कही है। अब रेट तो कम ज्यादा करना वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो करता है हमारा हरियाणा इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है, एक HERC, वो करते हैं। लेकिन एक सुविधा वो हम कर सकते हैं कि सभी गुरुकुल, हमारी जो सोलर पावर प्लांट लगाने की जो योजना है, उसके अंतर्गत हम तय करते हैं कि सभी गुरुकुलों में सोलर पावर के प्लांट लगवा दिए जाएंगे ताकि इनकी बिजली का खर्चा वहीं बंद हो जाए। आज इस गुरुकुल पद्धति को बहुत अच्छे प्रकार से अभी भी विकसित किया हुआ है। उत्तर भारत में हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां ये पद्धति बहुत बखूबी अच्छे प्रकार से चल रही है। हमें आगे चल करके हमारे मन में एक विचार है कि आज शिक्षा एक तो आचार्य गुरुकुलों की पद्धति की शिक्षा है और एक आधुनिक शिक्षा
अलग अलग प्रकार से चल रही है, इसका जो सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, उसमें कमी है। जरूर हम चाहेंगे कि इसकी पद्धति आधुनिक विद्यालय गुरुकुलों की कुछ बातें स्वीकार करें और गुरुकुलों में भी आज युग बदलते युग के हिसाब से कुछ शिक्षा जो दी जानी आवश्यक है, यहां भी उसको लागू करना चाहिए। जहां तक संस्कृति है, संस्कार है, संस्कृत है, ये पद्धति जो चरित्र निर्माण का काम करती है, ये तो हमको गुरुकुलों की पद्धति लेनी पड़ेगी। लेकिन आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गई है, मानव जो है नभ को छू गया है, अलग अलग ग्रहों पर व्यक्ति जा रहा है, विज्ञान का विस्तार हो रहा है। अब विज्ञान के विस्तार के कारण से निर्माण तो होता है, इसके कारण से उसका नए नए आविष्कार किए जाते हैं, लेकिन विज्ञान का जब आविष्कार होता है, नई खोज होती है, और उसमें यदि गुरुकुल जैसी पद्धति चरित्र निर्माण की, संस्कार की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में आगामी 8 मार्च को प्राकृतिक खेती पर 1 दिवसीय कार्यशाला होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिरकत करेंगे। इस कार्यशाला में हजारों किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर प्रेरित किया जाएगा। कार्यशाला को लेकर धर्मनगरी पधारे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जल्दी ही गुरुग्राम में ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी बनाई जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की मांग बढ़ रही है। इसको लेकर सरकार का लक्ष्य रहेगा कि आगामी बजट में प्राकृतिक खेती के लिए अलग से राशि रखी जाए। इसी सभागार में पूरे दिन की एक कार्यशाला होगी, जिसमें प्राकृतिक कृषि पर, जहर मुक्त कृषि पर, जो पेस्टिसाइड से फ्री हो, उस पर मंथन किया जाएगा। और इसमें हमारे इसी क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी वो भाग लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे ज्यादातर सांसद महोदय और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अलग अलग, जिन्होंने अपनी मेहनत से कृषि में एक्सीलेंस प्राप्त की है, लगभग 1200 गया। हरियाणा के जींद जिले के गांव कंडेला के ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंचे मेघालय के महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान अपनी ही सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल 8 महीने का बचा है। इसके बाद वो उत्तर भारत में घूमकर किसानों को एकत्रित करेंगे और उन्हें इतना मजबूत करेंगे कि वो दूसरों से मांगने की बजाय देना शुरू कर दें। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान एकता के साथ रहो, अपने सवालों पर लड़ो, आपस में ना लड़ो। चुनाव किसके बैनर के नीचे लड़ा जाएगा? पत्रकारों के सवाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इमरजेंसी में सरकार बदली थी तो कोई बैनर नहीं था। 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में लगेगा कि नई पार्टियां खड़ी हो गई हैं, वो ही जीतेंगी। आपस में झगड़े बंद करो, आपस का जो किसी भी तरह का विवाद है उसे पंचायतों में, खाप में निपटाओ और इकट्ठा होके रहो, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आपने देख लिया, इस किसान आंदोलन में देख लिया, सिर्फ एकता की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। और बड़ी चीज ये हुई
कि इससे पहले न सिखों को ये पता था कि हम उनके हैं, न हमें ये पता था कि ये हमारे हैं। अब तो हम 1 और 1 11 हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सिर्फ इकट्ठा रहो और अपने बच्चों को तालीम दो, दुर्व्यसन से बचो और आगे बढ़ो। सिर्फ ये कह रहा हूँ, किसानों को ये सीखना चाहिए कि वो अपना राज बनाएं, अपने वर्ग के लोगों को चुन के भेजें और अपनी सरकार बनाएं ताकि मांगना ना पड़े, उनसे लोग मांगे। अहम भूमिका होगी। मैं गवर्नरशिप खत्म होने वाली है मेरी 7-8 महीने में, पूरी ताकत। हरियाणा के यमुनानगर में कंप्यूटर टीचरों को 7वां पे कमीशन मिलने की खुशी में सभी टीचर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे। स्कूल मैनेजर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा से संदीप कुमार ने बताया कि पिछले काफी समय से इन लोगों को काफी कम वेतन मिल रहा था और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के प्रयासों से उनको 7वां पे कमीशन दिया गया है और अब उनकी सैलरी काफी बढ़ गई है। इसके लिए आज वह शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त करने यहां पहुंचे हैं। इस प्रयास से लगभग 750 टीचरों को इसका फायदा मिला है, जिसके लिए आज सभी टीचर बहुत खुश हैं और सरकार का और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार जताने यहां पर पहुंचे हैं। तो इन साथियों को जी पिछले समय से काफ़ी कम सैलरी मिल रही थी, तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी को 7th पे कमीशन मिल गया है, सभी सैलरी बढ़ गई है। इसलिए इनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए थे। लगभग 750 आदमी के आसपास फायदा हुआ जी पूरी स्टेट के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर। तो पहले लगभग जी 20-22 हज़ार रुपये सैलरी थी, फिर 35 हुई, उसके बाद और अब 60 के आसपास सैलरी हुई जी। हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। ऐसी सरकार, प्रदेश की सरकार आनी बहुत मुश्किल है जी, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है और सभी साथियों को इतना बेनिफिट दिया है जी। तो इसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं सरकार का और आश्वासन भी देते हैं कि भविष्य में हम जो भी सहायता होगी तन मन से ये भी सहायता करेंगे। तो राम, कृष्ण, गंगा जो भी चीज़ें हैं ना, उनको लगता है कि वो उनमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई सांप्रदायिकता या हिंदुता या कुछ ना कुछ नजर आता है। लेकिन हम गंगाई ठीक है, हालांकि वो तो जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक प्रयास है कि क्या वो किस टाइम क्या नाम रखते हैं, ऐसा नहीं है कि गंगा ही रखते हैं। लेकिन इनको बेचारों को गंगा से बड़ी परेशानी है, इनको राम से बड़ी परेशानी है, कृष्ण से बड़ी परेशानी है। तो हर चीज़ों से इनका मतलब इनकी मेंटलिटी का पता चलता है। कोई एक ऑपरेशन आज नहीं है, आज से पहले कितने ऑपरेशन है, उनके भी कुछ कुछ नाम ऐसे ही और वही रखते हैं। वो ऑपरेशन का नाम कोई राजनेता नहीं रखता, तो अधिकारी रखते हैं। तो ये इनकी परेशानी का कोई इलाज नहीं है, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। छुट्टियाँ तो नहीं, कई बार ना एक डिमांड रही है पहले से ही कि जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसके बीच में टाइम मिलना चाहिए। तो विपक्ष का अक्सर ये मांग होती थी कि हमने बजट पढ़े ही नहीं है, तो डिस्कशन क्या किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये विचार था कि अगर ये डिस्कशन करके और अच्छे तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तो शुरू से ही प्रयास ही रहा कि इसमें ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो। पहले जैसे उन्होंने विपक्ष फरीदाबाद नगर निगम ने लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम शुरू किया है। इस योजना के तहत नगर निगम द्वारा मुख्यालय की दीवारों पर पेंटिंग करके और स्लोगन लिखकर लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज निगम कमिश्नर यशपाल ने मुख्यालय पर आकर पेंटिंग कर रही छात्राओं और टीचर को प्रोत्साहित किया और मौके पर पेंटिंग ब्रश चलाकर इस अभियान की शुरुआत की। मैसेज देने के लिए लोगों को जो एक्टिविटीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो ना करें, इस बारे में विभिन्न माध्यमों के द्वारा उन तक संदेश पहुंचाया जाता है। वॉल पेंटिंग भी उनमें से एक बहुत सशक्त माध्यम है। लोग आते हैं यहाँ पे इतने बड़े लेवल के ऊपर ताकि वो इसको पढ़ें और उन सब चीज़ों से दूर रहें। सर, कि अल्टीमेटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैंडेट तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं जो बेसिक सर्विसेज हैं, रोड हैं, बरसाती नाले हैं, सीवेज सिस्टम है, पोर्टेबल वाटर है। पहले ये प्रायोरिटीज़ हैं, उनको ठीक किया जाए, उसके बाद में इसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन यस, हमें करना चाहिए और अभी इस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए हैं जितना हमें करना चाहिए। बात है अब लगभग जगह के ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है और ज़्यादातर रोड्स
के जो काम थे वो अवार्ड हो चुके हैं और चल रहे हैं। कहीं अगर कोई दिक्कतें हैं उनको दूर कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि ये जो महीना है इस मंथ एंड तक काफ़ी बेहतर स्थिति में हम होंगे। हम इससे संदेश देना चाहते हैं। संदेश अलग अलग तरह के हैं। नगर निगम के जो भी काम हैं, कोई पॉल्यूशन के बारे में है, कोई सफाई के बारे में है, कोई कूड़ा सेग्रीगेट करने के बारे में है, जो हम अवेयरनेस करना चाहते हैं वो इस पर भी मैसेज के माध्यम से देना चाहते हैं। अगर आप सेहत को दुरुस्त रखने के लिए पनीर खा रहे हैं तो वो आपकी सेहत को बेहतर करने की बजाय खराब कर सकता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा ही एक मामला पलवल से सामने आया। मेवात से बड़ी मात्रा में नकली पनीर की सप्लाई फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में की जा रही है। पुलिस ने गश्त के दौरान पनीर से भरी पिकअप गाड़ी को रोका और करीब 15 किलो पनीर कब्जे में लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल भरवा जांच के लिए भेज दिया है। सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। गश्त के दौरान थे रात को और उस दौरान दुर्गापुर हथीन रोड पर दुर्गापुर के पास से हमने एक पिकअप पकड़ी थी जिसमें पनीर भरा हुआ था, जो संदिग्ध लग रहा था, नकली होने का पूरी शंका थी। हमने उसको राउंड अप किया और राउंड अप करके लाए, डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके सैंपल भरवाए हैं। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी संतनगर में आज सुबह मकान के निर्माण कार्य के चलते अचानक लेंटर गिर गया, जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मकान में 3 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूरों को चोट आई है। लेंटर गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन वह मजदूर को बचा ना सके क्योंकि मजदूर लेंटर गिरने के साथ ही उसमें दबकर मर गया था। आनन फानन में स्थानीय पुलिस और एसीपी महेंद्र वर्मा तमाम पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उनको चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है जो सीरियस था, उसको भेज दिया क्यूआरजी हॉस्पिटल के लिए। एक के चोट लगी है हाथ में और मुंह पे, उसको भी क्यूआरजी हॉस्पिटल गए। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर? इसके अंदर 3 मजदूर, एक मिस्त्री 2 मजदूर। तो अभी किसी की कोई ऐसी कुछ सूचना आई, कोई नहीं? अभी ठीक है। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।